हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर चिल्ड्रन। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है और जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है अभी तक। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने स्टार्ट किया था। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ था वो किसने किया था? एरिस्टोटल ने। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज डन बाय एरिस्टोटल। उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स दो कैटेगरीज में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। ओके, तो प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड करने का एक बहुत ही बेसिक कारण ये था कि जिसमें जिन भी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल था उनको उन्होंने रख दिया प्लांट्स में, और जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल एब्सेंट था उसको उन्होंने रख दिया एनिमल्स में। ओके, तो सिर्फ क्लासिफिकेशन वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। प्लांट्स में आते थे ट्री, श्रब एंड हर्ब, एंड एनिमल्स में इनाइमा एंड एनाइमा। दो इनाइमा मतलब क्या था? उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था दो पार्ट में, एनिमल्स को भी डिवाइड किया गया था। इनाइमा जिसमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट थे और एनाइमा जिसमें रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट थे। तो ए फॉर एनाइमा एंड ए फॉर एब्सेंट से आप इसको याद कर सकते हो। नाउ एरिस्टोटल के बाद, ठीक है, बहुत सारे और भी साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशंस किए थे, जिसमें कि मेजर क्लासिफिकेशन थे 2K, 3K, 4K, 5K एंड 6K। 2K क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय लिनस, कैरोलस लिनस। ठीक है, इसमें इन्होंने भी ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिवाइड किया। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स में इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को एरिस्टोटल की तरह डिवाइड किया था। 3K आता है, दैट वाज गिवन बाय हेकर। हेकर ने प्लांट्स और एनिमल्स के साथ साथ एक और किंगडम को जोड़ा जो था प्रोटिस्टा। ओके, उसके बाद आता है 4K किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट वाज गिवन बाय कोपलैंड। इन्होंने प्लांट्स, एनिमल और प्रोटिस्टा के साथ एक और नया किंगडम जोड़ा जो कि था मोनेरा। देन कम्स 5K जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, हम इसको डिटेल में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और दिस वाज गिवन बाय R.H. विटेकर एंड ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम। 5 किंगडम्स में क्लासिफिकेशन किया गया था, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंगाई। ओके, उसके बाद भी क्लासिफिकेशन हुआ और 6K किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जो कि दिया था कार्ल वूस ने। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? ओके, इन्होंने मोनेरा को ही थोड़ा सा और इसको डिवाइड किया। तो प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा के साथ साथ मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड करके यू बैक्टीरिया एंड आर्क बैक्टीरिया को भी ऐड किया एंड फंगाई एज इट इज़ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है तो दिस इज़ बेटर देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ज़्यादा एक्सेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है। इन्होंने पूरी तरह से हर चीज़ को क्लासीफाई किया है और सही तरीके से क्लासिफाई किया है, तो इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को ज़्यादा माना जाता है। और इस क्लासिफिकेशन आप एक और चीज़ देखोगे फंगाई के पोजीशन में। ठीक है, फंगाई के पोजीशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो रहे थे साइंटिस्ट को। सबसे पहले जो है फंगाई को जो है रखा गया था प्लांट्स में। ओके, उसके बाद जब हेकर आए तो उन्होंने फंगाई को डाल दिया प्रोटिस्टा में। फिर जो कोपलैंड आए उन्होंने फिर से उसको डाल दिया प्लांट्स में, और फिर R.H. विटेकर ने फंगाई को सही पोजीशन दिया और उसको फिर एक अलग किंगडम की तरह उन्होंने देखा कि नहीं, इसके फीचर्स बिल्कुल अलग टाइप से है, तो इसको एक अलग किंगडम में जगह दिया। ओके, तो बेचारा फंगाई जो इधर उधर जो है वो अपना पोजीशन बदल रहा था, तो उसको एक सही पोजीशन फंगाई में आके मिलता है। ये सब चीज़ें हम आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तो हम पढ़ेंगे अब 5। अब हम देखेंगे कि क्या क्या जो है ना जो डिफ़िकल्टीज थी। ओके, ये जो क्लासिफिकेशंस हुए थे, क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ा था साइंटिस्ट को, और यू कैन से कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्ली क्लासिफिकेशंस। तो हम अब डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ अर्ली क्लासिफिकेशन। क्या क्या प्रॉब्लम्स थे अर्ली क्लासिफिकेशन में? ओके, द टू सिस्टम क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर,
फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई। ओके, क्या हुआ था? सबसे पहली चीज़ तो था कि ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ उनके सेल वॉल के बेसिस पे टू सिस्टम क्लासिफिकेशन में उसको डाल दिया गया था। तो इसमें उनको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए था जो उन्होंने नहीं दिया था। सबसे पहली बात थी कि यू कैरियर्स और प्रो कैरियर्स को साथ में डाल दिया था। यू कैरियर्स मतलब क्या होता है? यू ऑल नो यू कैरियर्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। और प्रो कैरियर्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है इनका। और क्या होता है कि न्यूक्लियस इज इन अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी ध्यान में नहीं रखा गया। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी साथ में रख दिया गया था। जो एक सेल के बने थे और जो ज़्यादा सेल के बने थे सब एक साथ थे। और फोटोसिंथेटिक यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक जो है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, उनको भी साथ में रख। So you see bacteria, blue-green algae, fungi, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms were all present under प्लांट्स। सबको प्लांट्स में रख दिया गया था। ठीक है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको प्लांट्स के अंदर में रख दिया गया था। ठीक है, और किस बेसिस पे रखा गया था हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमने इनको रखा गया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। जिसके पास सेल वॉल था उनको प्लांट्स के रूप में रख दिया गया था, जिसके पास नहीं था उनको एनिमल्स में रख दिया गया था। ओके, तो हुआ कैसे था ग्रुपिंग, ये हम देखते हैं। सो फंगाई जो कि हेट्रोट्रॉप्स थे, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे, और प्लांट जो कि ऑटोट्रॉप्स है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको भी एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। साथ में क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, और स्पायरोगारा जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, इनको भी एक ही ग्रुप में डाल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। फंगाई जो कि जिसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है, और प्लांट्स जिसके सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं, उनको भी एक ही ग्रुप में डाल दिया गया था। तो ये प्रॉब्लम्स थे अर्ली क्लासिफिकेशन। So all these problems were solved by 5 kingdom classification of R.H. Whittaker। तो उन्होंने बहुत सारे क्राइटेरियाज को ध्यान रख के इस क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था। तो व्हाट वे द क्राइटेरिया? सबसे पहला था सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिजम्स वेयर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सेल स्ट्रक्चर। दूसरा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी क्या चीज़ की बनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड देन कम्स द ऑर्गेनिज्म। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी ध्यान में रखा गया था। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ध्यान में रखा गया था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद बनाता है, या हेट्रोट्रॉपिक है, यानी अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। तो हेट्रोट्रॉपिक में भी आता है पैरासिटिक है कि सैप्रोफिटिक है। ठीक है, ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया था। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में दो तरह की बातें आती हैं, या तो जो ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ओविपैरस है या फिर विविपैरस है, यानी एग लेइंग है या बर्थ देता है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया था। ओके, नेक्स्ट आता है जो कि किसी भी जो जितने भी लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया था, इस चीज़ पे किसी का ध्यान नहीं गया था, पर इस चीज़ पे आर.एच. व्हिटेकर ने जो है इसको ध्यान में रखा और इस चीज़ को इंक्लूड किया क्लासिफिकेशन करते समय। और वो चीज़ क्या चीज़ था? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। व्हाट इज़ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप? मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैसे ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ, या में बहुत सारी चीज़ें आती है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में। तो इवोल्यूशन को ध्यान में रख के इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो कैसे क्लासिफिकेशन किया था उनका? तो ऑर्गेनिजम्स वे फर्स्ट ग्रुप अंदर 2 ग्रुप्स। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स को पहले क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस। ठीक है, कि न्यूक्लियस डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है या नहीं है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेसिस पे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया। प्रोकैरियोट्स के सोल मेंबर या ओनली मेंबर थे मोनेरा। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स को रखा गया, प्रोकैरियोट्स के अंदर में आते हैं मोनेरा, और यूकैरियोट्स में बाकी के 4 किंगडम आते हैं, दैट इज प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो इस तरह से ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है। तो अब आप फिर से देखते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, जिसमें कि जो मोनेरा है उसको रखा गया था प्रोकैरियोट्स में, जिसमें कि वेल डिफाइंड आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। और साथ ही साथ ये क्या चीज़ था कि
मोनरा और प्रोटिस्टा, ठीक है, मोनरा एंड प्रोटिस्टा जो थे वो यूनिसेलुलर थे, और बाकी के जो जितने भी आप क्या थे यानी फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये क्या थे, मल्टीसेलुलर थे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन किया गया था। देखो किस तरह से यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो सबसे पहले जब मोनरा को देखते हैं तो ये यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, फंगाई मल्टीसेलुलर है, ठीक है। और प्लांटे जो है देखो ये मल्टीसेलुलर है, तो टिश्यू यहाँ भी लूज टिश्यूज होते हैं, यहाँ पे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है फंगाई में, ओके। और उसके बाद आपका प्लांटे में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, साथ से साथ ऑर्गन तक ये पहुंच गए हैं प्लांटे, ठीक है। प्लांट्स में आपको ऑर्गन्स दिखते हैं। उसके बाद एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑल इज वेल डिफाइंड। तो इस तरीके से बहुत ही प्रिसाइसली तरीके से आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन को किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनरा को बहुत ही डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।